सुमित ने जब उस आदमी से बात की तो वो आदमी पहले से ही काफी घबराया हुआ था, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद सुमित का भी उसके जैसा ही हाल हुआ। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर पसीना छलक आया था। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए उसने अपना फोन लिया और तुरंत केबिन छोड़कर वहां से निकल गया। उसने कार ड्राइव करते हुए दोबारा उस आदमी को कॉल किया और बोला, अभी के अभी अंधेरी वाले सरदार के ढाबे पर आकर मिलो। सुमित उस ढाबे पर पहुंचकर सीधे अंदर गया। वो कोई हाईफाई ढाबा नहीं था। वहां रोजाना मजदूरी करने वाले लोग आकर खाना खाते थे। आज भी वो ढाबा उन लोगों से ही भरा हुआ था। सुमित ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिर एक आदमी आकर उससे मिला। ये वही आदमी था जिसकी तस्वीर रंजीत के साथ थी, लेकिन ये सुमित के पास क्या कर रहा था? सुमित ने जल्दी से उस आदमी से कहा, वो वीडियो दिखाओ मुझे। उस आदमी ने फौरन अपना फोन निकालकर सुमित के सामने रख दिया। सुमित ने जैसे ही वो वीडियो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने उस आदमी से भड़कते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि वहां पर पूरी सिक्योरिटी है, फिर ये वीडियो किसने बनाई? आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम फंस गए हैं। अब बताओ ये वीडियो तुम्हें कैसे मिली? उस आदमी ने घबराते हुए कहा, यह सब मुझे नहीं पता, पर कुछ देर पहले मेरे फोन पर यह वीडियो आया और इसके साथ मैसेज था कि अगर मैं अपना धंधा बंद नहीं करना चाहता हूँ तो कल तक धारावी की पूरी प्रॉपर्टी वहां के नुक्कड़ में रहने वाले लोगों के नाम करनी होगी। सुमित के पास अब कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं थे। खैर, उसने काम भी कुछ ऐसा ही किया था। सुमित जिस आदमी के साथ था वो स्मगलिंग का धंधा करता था और उस वीडियो में सुमित उस आदमी के हाथ में पैसे दे रहा था, जिससे ये साबित हो रहा था कि वो भी उसके काम में शामिल था। उस आदमी ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, और ये ही नहीं, रातों रात मेरे सारे अड्डों पर पुलिस की रेड पड़ गई, सब बर्बाद हो गया। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। अगर ये वीडियो किसी ने भी देख लिया तो उसकी कंपनी बंद होने के साथ साथ उसका करियर दांव पर लग जाएगा और उसे जेल हो जाएगी। वो बेचैन सा हो गया था। काफी देर तक गहराई से सोचने के बाद उसने उस आदमी से पूछा, ये वीडियो तब बनाई गई है जब मैं कल तुमसे मिलने आया था। इसका मतलब कल कोई हम पर नजर रख रहा था या फिर तुम्हारे आदमियों में से ही कोई एक है। इतना कहकर वो एक बार फिर रुका और अचानक से बोला, तुम्हें जिस नंबर से मैसेज आया था वो नंबर मुझे दे दो। उस आदमी ने झट से कहा, कोई मतलब नहीं है, वो हमारे देश का नंबर नहीं है और ना उसका कोई रिकॉर्ड मिल रहा है। मैंने जब से ये मैसेज पढ़ा है सुबह से छुप छुप कर घूम रहा हूँ और यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन है जिसने रातों रात सब बदल दिया। वो आदमी सुमित से अपना हाल बता रहा था कि तभी सुमित के फोन पर एक मैसेज आया। उसने जैसे ही उसे खोलकर देखा उसे एक गहरा सदमा सा लग गया। चेहरे की बची कुची चमक भी अब खत्म हो गई थी। उसकी कंपनी को दिए गए सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए गए थे और उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल कर दिए गए थे, जिससे उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और अपनी कंपनी बंद करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सुमित का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि वो ना गली का रह गया था और ना घाट का। उसने जब आगे की सारी डिटेल्स पढ़ी तो उसकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाली कंपनियों ने भी उसके साथ अपनी पार्टनरशिप कैंसिल कर दी थी। एक तरह से सुमित का दिवाला निकल गया था। उससे अब ना रोया जा रहा था और ना कुछ कहा जा रहा था। उसकी कंडीशन पागलों की तरह हो गई थी। वो अपने कांपते आवाज से बोला, मेरा सब कुछ एक झटके में खत्म नहीं हो सकता। मेरी सालों की मेहनत इतनी आसानी से बर्बाद नहीं हो सकती। आखिर कौन हो सकता है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? वो बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। अपनी कंपनी बचाने का मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगले 15 मिनट में मुझसे आकर मिलो वरना। उस मैसेज को पढ़ते ही सुमित फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज रफ्तार में कार चलाते हुए उस मैसेज के बताए गए लोकेशन पर एक 7 स्टार होटल के बाहर आकर रुका। सुमित के पास उस मैसेज में लिखे बातों को मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। कौन था वो शख्स जिसने सुमित के सामने ऐसी कंडीशन लाकर खड़ी कर दी थी कि उसके पास इतना वक्त भी नहीं बचा था कि इस पर वो कुछ सोच सके या किसी को कॉल कर सके, सिवाय उसकी बात मानने के। वो गाड़ी से जैसे ही बाहर निकला एक आदमी उसके पास आ गया।
कान में ईयरपीस लगाए, अपने गन बेल्ट में गन को संभाले और नीचे से लेकर ऊपर तक ब्लैक कलर की ड्रेस में वो आदमी कमांडो की तरह लग रहा था। सुमित एक पल के लिए उसे देखकर घबरा गया था। उसने अपनी कड़क आवाज में सुमित से कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो। सुमित की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाकर उसके साथ चल पड़ा। सुमित को एक कमरे के अंदर डालकर वो आदमी उसे बाहर से बंद करके वहां से चला गया। वो कमरा बहुत ही आलीशान था। वहां डेकोरेट की गई हर एक चीज करोड़ों की थी, पर सुमित के अलावा उस कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सुमित ने घबराते हुए कहा, सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं? मेरी सालों की मेहनत, मेरी कंपनी थी, जिसे आपने एक झटके में खत्म कर दिया। कहते कहते सुमित अपनी बात पूरी करके वही घुटनों के बल बैठ गया और बिलखते हुए रोने लगा। तभी उसके कानों में एक क्लासी सी आवाज पड़ी, तुम्हारी कंपनी कितनी अच्छी है ये तो उस वीडियो से तुम्हें पता ही चल गया होगा। और ऐसी कंपनी के साथ कौन काम करना चाहेगा जो स्मगलिंग करने वाले के साथ काम करता हो? कौन जानता है कि जिस कंपनी के लिए तुमने प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें ड्रग्स ना मिले हो। ये सुनते ही सुमित ने चारों तरफ देखा, लेकिन आवाज कहां से आ रही थी उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने कांपती आवाज से कहा, मैं उस आदमी के साथ काम नहीं करता और ना ही कोई स्मगलिंग या ड्रग्स का काम करता हूँ। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की उसे दोबारा आवाज सुनाई दी, अगर तुम उस आदमी के साथ कोई काम नहीं करते हो तो उसे पैसे क्यों दे रहे थे? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश हरगिज मत करना सुमित आहूजा, वरना अभी तक सिर्फ तुम्हारी कंपनी दांव पर लगी है, लेकिन अगले ही पल मेरे एक इशारे पर तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या हो जाए तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। सुमित के पास अपनी कंपनी बचाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही उसके पास कोई ऐसा रास्ता था जिससे वो बचकर निकल सके। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप जो कोई भी है मुझ पर भरोसा कीजिए, वो पैसे मेरे नहीं थे, मैं तो किसी। अपनी बात पूरी करने से पहले ही सुमित को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है और वो फौरन चुप हो गया। कुछ पल के लिए वहां एक सन्नाटा छा गया था, लेकिन कॉन्फिडेंस से भरी वो आवाज दोबारा सुनाई पड़ी, सुमित आहूजा, मैं कोई भी बात दोबारा नहीं कहता, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। तुमने एक बार फिर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की है। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कंपनी के साथ काम करने वाले लोग और प्रोजेक्ट छीने हैं। अब वो कंपनी भी तुम्हारी नहीं रहेगी। ये वीडियो वायरल होते ही तुम्हारे हर एक जगह पर पुलिस के छापे पड़ जाएंगे और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय काल कोठरी के। नाउ यू कैन गो। आवाज बंद होते ही वो कमांडो जैसा आदमी वापस अंदर आया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। सुमित बुरी तरह से डर गया था। उसे अपने सामने कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने छटपटाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, वो पैसे मेरे नहीं थे, वो मेरी सास कामिनी अग्रवाल के थे। उसके सच कहते ही उस आदमी ने उसे वही छोड़ दिया और वापस कमरे के बाहर आ गया। सुमित फर्श पर सर झुकाकर जोर जोर से रो रहा था और उसने कहा, वो पैसे मैंने कामिनी आंटी के कहने से दिए थे। तभी उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी, मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश मत करो। वो औरत तुम्हें पैसे क्यों देगी? वो भी एक स्मगलर को। खुद को बचाने के लिए तुम एक औरत पर इल्जाम लगा रहे हो। सुमित ने चिल्लाते हुए फिर से कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। कामिनी आंटी ने ही मुझे वो पैसे उस आदमी को देने के लिए कहे थे। लेकिन वो औरत ऐसा क्यों करेगी और क्यों मैं तुम्हारी बात मानूं? सुमित ने बिलखते हुए कहा, ये सब कामिनी आंटी ने रंजीत रायजादा को परेशान करने के लिए किया था। रंजीत रायजादा? सुमित ने डर की वजह से सारा सच उस अनजान आवाज के सामने रख दिया। हाँ, वो रंजीत रायजादा को ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे वो अपनी बहू कीर्ति को उस घर से निकलने पर मजबूर कर दे। ब्लैकमेल? किस बात का ब्लैकमेल? तुमने मुझसे एक बार फिर झूठ कहा।
रंजीत रायजादा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उस इंसान को कोई भी इतनी आसानी से ब्लैकमेल नहीं कर सकता, खासकर एक औरत। सुमित ने बताया, वो उन्हें ब्लैकमेल क्यों कर रही है, इसकी वजह उनकी बेटी कीर्ति है, जो बिना उनकी मर्जी के रंजीत रायजादा के बेटे कुणाल से शादी कर ली। इसीलिए वो चाहती थी कि रंजीत रायजादा उसे इतना परेशान करे कि वो खुद ब खुद घर छोड़कर वापस आ जाए। सुमित ने जब अपनी बात कही तो वो आवाज काफी देर तक शांत थी। जब सुमित ने चारों तरफ देखा तो उसे लगा कि उस इंसान को अभी भी उस पर विश्वास नहीं है, तो उसने सफाई देते हुए कहा, अब रंजीत रायजादा उनकी बात क्यों मान रहे हैं, इसकी असली वजह मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें उनका बेटा बहुत प्यारा है। और जहां तक मैं जानता हूँ, कामिनी आंटी ने कहा था कि रंजीत रायजादा अपने बेटे कुणाल के लिए उसकी हर बात मानेगा। इसके बाद भी जब वो आवाज दोबारा नहीं आई तो सुमित को लगा कि शायद उसने उसे माफ कर दिया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सर, अब आपके सामने सारा सच है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे मेरी कंपनी और मेरा प्रोजेक्ट वापस मिल सकता है। इतना कहकर सुमित खड़ा हुआ ही था कि वो आवाज उसके कान में वापस सुनाई पड़ी, ठीक है, मान लिया कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन कोई माँ अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहेगी? सुमित ने एक अनजान आवाज के डर से सारा सच सामने रख दिया था, लेकिन बेचारा करता भी क्या? उसकी जिंदगी, उसका अस्तित्व, उसकी कंपनी थी। जब वो कंपनी ही ना रहती तो सुमित करता भी क्या? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मानना पड़ेगा, इंसान की फितरत बदलते मौसम की तरह होती है। जब खुद पर बात आई तो सुमित ने एक ही पल में अपना सारा रंग दिखा दिया। सुमित ने कांपती हुई आवाज से कहा, वो उसकी सौतेली माँ है। कीर्ति के पापा सुशांत अग्रवाल ने मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी और सारा पावर ऑफ अटर्नी कीर्ति के नाम कर दिया था, जो वो उसकी शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के नाम कर सकती है। और इसी वजह से कामिनी आंटी उसकी शादी मुझसे करवा कर सारी प्रॉपर्टी छीन लेना चाहती थी, लेकिन कीर्ति ने मुझसे शादी नहीं की और मंडप के नीचे से छठी फेरे में ही शादी तोड़कर भाग गई। वो भागी नहीं थी, छोड़ कर गई थी। अचानक से वो गूंजती आवाज सुमित को अपने पीछे से सुनाई पड़ी। उसने फौरन पलटकर देखा, लेकिन ये उसके लिए हार्ट अटैक से कम नहीं था। वो तुरंत घबराकर वहीं नीचे गिर पड़ा। आखिर कौन था वो जिसने एक झटके में सुमित के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, और ये आवाज किस इंसान की थी? सुमित किसे देखकर शॉक्ड हो गया था? जवाब अगले एपिसोड में।